अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमारा टॉपिक है बफर्स का, क्लास 10th केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2 का, लेक्चर नंबर 10 है हमारा। ठीक है, लास्ट लेक्चर है हमारी क्लास का आज। इससे पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, फिर हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और सीखा था सॉल्ट के हवाले से। फिर हमने डिफरेंट प्रिपरेशंस पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़े थे एंड देन हमने लास्ट में यूजेस ऑफ सॉल्ट पढ़े थे। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है बफर्स का। तो बफर्स क्या होते हैं, तो आइए चले सीखते हैं। देखिए भाई, बफर सोल्यूशन वो होते हैं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि बफर सोल्यूशन वो होते हैं जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑफ आ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन के अंदर पीएच चेंज ना हो, उसको ना होने देने के लिए कौन काम करता है? बफर सोल्यूशन काम करते हैं। ठीक है, बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं? बफर वो सोल्यूशन होता है जो क्या करता है? विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में, चाहे वो एसिडिक है चाहे वो बेसिक है, अगर किसी भी सोल्यूशन की पीएच अप डाउन होती है तो बफर सोल्यूशन क्या काम करता है? बफर सोल्यूशन हर जगह पर पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, यानी कहीं पर भी अगर पीएच डिस्टर्ब होती है, पीएच की रेंज आप बढ़ती या कम होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी सोल्यूशन की पीएच एसिडिक है बट वो बेसिक में जा रही है या बहुत ज़्यादा एसिडिक में जा रही है, तो पीएच के जो अंदर होने वाला चेंज है उसको कवर करने के लिए जो सोल्यूशन यूज़ किया जाता है, जो उसको मेंटेन करने के लिए सोल्यूशन होता है, वो क्या कहलाता है? बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? बफर सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑफ अ सोल्यूशन बाय एडिशन ऑफ small amount of acid और a base। ठीक है, बफर सोल्यूशन क्या होता है? बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है, a solution which resists the change in pH of a solution by addition of small amount of acid और base। क्या होता है कि बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो किसी भी सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, जो चेंज नहीं होने देता, जो चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी उसकी मुखालफत करता है। किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर हम ह्यूमन बॉडीज़ की बात करें या लिविंग बॉडीज़ की बात करें या सोल्यूशंस की बात करें, तो कहीं पर भी अगर पीएच की रेंज बढ़ती या कम होती है, अगर वो एसिडिक है तो एसिडिक से बढ़ रही है, बेसिक है तो बेसिक से बढ़ रही है, या एसिडिक रेंज कम या ज़्यादा हो रही है, तो हर जगह पर पीएच की रेंज को लिमिट में रखने के लिए, पीएच की रेंज को लेवल में रखने के लिए जो सोल्यूशन काम करता है वो कौन सा होता है? बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन किस तरह से काम करता है, बफर सोल्यूशन कैसे बना होता है, तो अभी हमने नेक्स्ट इंशाल्लाह वही पढ़ना है। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर पीएच की चेंज, पीएच के अंदर होने वाली तब्दीली को रोकता है। कैसे रोकता है? बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और आ बेस। छोटी सी मिकदार या तो एसिड की डाली जाती है या बेस की डाली जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? पीएच का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ बफर। अब हम ये बात सीखते हैं कि बफर्स कितनी तरह के होते हैं। हमें ये बात तो पता चल गई कि बफर क्या होता है। ठीक है, बफर क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जो पीएच की चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी पीएच में चेंज नहीं होने देता, उसको रोकता है। कैसे रोकता है? बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। हम उस सोल्यूशन में या तो एसिड की स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं या बेस की स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं, तो बफर सोल्यूशन बन जाता है। बफर सोल्यूशन क्या काम करता है? बफर सोल्यूशन किसी भी सोल्यूशन के अंदर पीएच की रेंज को, पीएच के लेवल को मेंटेन करता है। आइदर उसको एसिडिक में होना चाहिए तो एसिडिक में रखता है, बेसिक में होना चाहिए तो बेसिक में रखता है। ठीक है, पहले ये चीज़ सीख लेते हैं कि बफर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बफर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक कहलाते हैं एसिडिक बफर और एक कहलाते हैं बेसिक बफर। ठीक है, बफर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। अब एसिडिक बफर्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, वो बफर जो एसिडिक होंगे वो एसिडिक बफर्स होंगे और जो बेसिक होंगे वो बेसिक बफर्स कहलाएंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही इनकी डेफिनेशन में भी है। एसिडिक बफर्स कौन से होते हैं? जो वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट। ठीक है, बफर सोल्यूशन एसिडिक बफर्स कौन से होते हैं? जो वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बनते हैं। ठीक है, और बेसिक बफर्स कौन से होते हैं? इसमें होती है वीक बेस और उसका सॉल्ट। ठीक है, तो बफर्स इस तरह से बनाए जाते हैं। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स की दो टाइप्स होती हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर्स क्या होते हैं? एसिडिक बफर्स वो होते हैं जिनमें वीक एसिड और उसका सॉल्ट मौजूद होता है। बेसिक बफर्स कौन से होते हैं? जिसमें वीक बेस और उसका सॉल्ट मौजूद होता है। अब हम इसको केमिकली पढ़ते हैं कि केमिकली किस तरह से वीक एसिड और उसका सॉल्ट मिलकर बफर बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें ये बात पता है, हमने, अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, उसमें हमने एसिड वगैरह और बेसिस वगैरह के फार्मूलाज भी देखे हैं। ठीक है,
हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी देखे थे और वीक एसिड्स भी देखे थे। तो हम एक वीक एसिड को यहाँ पर स्टडी करते हैं अपने बफर के टॉपिक को समझने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल है ये हमारी, देखिए CH3COOH एक वीक एसिड है, ठीक है। CH3COOH इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, ये एक वीक एसिड होता है। अब ये कह रहे हैं कोई भी वीक एसिड और उसका सॉल्ट जब मिल जाता है तो वो एसिडिक बफर कहलाता है। इसी तरह से जब कोई वीक बेस और उसका सॉल्ट मिलेगा तो वो बेसिक बफर कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वीक बेस की। तो वीक बेस हमारे पास क्या होती है, अमोनिया NH3, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आपको कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट, यानी वीक एसिड के साथ उसका सॉल्ट होना चाहिए, जब भी जाकर हमारे पास वो एसिडिक बफर कहलाएगा। तो हमारे पास जो इस वीक एसिड का सॉल्ट होता है वो होता है CH3COONA, ये इस एसिड का सॉल्ट कहलाता है। इसी तरह से NH3 है, इसके इस बेस का सॉल्ट होता है NH4Cl, ठीक है। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना तो ये एक बफर कहलाता है। कौन सा बफर, ये एसिडिक बफर कहलाता है और ये बेसिक बफर कहलाता है। और फिर ये क्या काम करते हैं, कहीं पर भी pH की रेंज अगर बढ़ रही है या कम हो रही है तो बफर एक्टिव होते हैं और बफर की रेंज को मेंटेन कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सोल्यूशन है चाहे वो लिविंग बॉडीज़ हैं, ओके। तो अब हमने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि हमें तो ये बात पता है कि भाई ये एसिड है, लेकिन एसिड के अंदर हमें पता है उसका सॉल्ट मौजूद है। अब एट अ टाइम तो सॉल्ट कहीं से नहीं आया होगा ना, सॉल्ट पहले बनता है उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है। तो अभी पहले हमने ये बात देखनी है कि इस एसिड का सॉल्ट आया कैसे, किस तरह से ये सॉल्ट बनता है, देन बफर सोल्यूशन किस तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास ये बेसिक बफर है और बेसिक बफर में NH4Cl मौजूद है, तो ये हमारे पास NH3 का सॉल्ट कैसे बना, किस तरह से ये सॉल्ट बना, देन वो अपने बेस के साथ मिलकर बफर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है कि हमारे पास एसिडिक बफर का जो सॉल्ट है वो कैसे बना। तो देखिए हमें ये बात पता है कि CH3COONA क्या है, एक सॉल्ट है ना, किसका सॉल्ट है, वीक एसिड का सॉल्ट है। वीक एसिड कौन सा है, CH3COOH। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास, अगर हमें वैसे समझ में ना आ रहा हो, यानी अगर हम ट्रिक देखना चाहें कि भाई ये किस तरह से बना होगा, तो देखो हमारे पास इस फार्मूले के अंदर दो कंपोनेंट्स है, एक CH3COO और एक दूसरा कौन सा है, Na+, ऐसा ही है ना। तो हमें ये बात पता है कि CH3COO कहाँ से आया होगा। देखो पहले आपने ये बात समझनी है कि हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। और हमने पीछे वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि सॉल्ट किस तरह से बनते हैं, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एसिड कौन सा यूज़ हुआ है, यही यूज़ हुआ है ना, CH3COO जब भी, तो इसके अंदर ये सॉल्ट का एक पार्ट मौजूद है। अब हमें ये देखना है कि जो Na है ये कौन सी वाली बेस से आया होगा। एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है ना। तो हमें जब भी कोई बफर सोल्यूशन बनाना होता है, पहले हम जो एसिड यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम अपना बफर बनाते हैं या बफर सोल्यूशन बनाते हैं, या बॉडी में जो बफर सोल्यूशन मौजूद हैं, इनसाइड द लिविंग बॉडी जो बफर्स मौजूद हैं, अगर एक चीज़ वीक होती है तो दूसरी हमेशा स्ट्रॉन्ग रखी जाती है, ठीक है। यानी अगर हम एसिडिक बफर्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर अगर हम वीक एसिड को यूज़ कर रहे हैं तो उसका सॉल्ट बनाने के लिए जो बेस यूज़ करेंगे वो स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास बेसिक बफर है, बेसिक बफर में क्या है, वीक बेस है, तो जब हम उसका सॉल्ट बनाएंगे तो सॉल्ट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो अगर एक चीज़ वीक है तो दूसरी हमने स्ट्रॉन्ग यूज़ करनी है, सही है। तो बफर कैसे बनता है, बफर वीक एसिड से और उसके सॉल्ट से बनता है, ठीक है, वीक बेस और उसके सॉल्ट से बनता है। अब वीक एसिड तो हमें बात समझ में आ गई कि एसिड तो जाहिर सी बात एक कंपाउंड है। अब उसका सॉल्ट जब आया हमारे पास, वो कहाँ से आया, कैसे आया। अब हमने ये पहले बात सीख ली कि सॉल्ट किस तरह से बनता है। तो देखो हमारे पास इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक ग्रुप मौजूद है CH3COO और एक ग्रुप मौजूद है Na, ठीक है। तो हमें ये बात समझ आ रही है कि CH3COO किधर से आया होगा, इसी वीक एसिड से आया होगा। इसका मतलब सॉल्ट बनाने के लिए इसी वीक एसिड को यूज़ किया गया है, CH3COOH। और Na कहाँ से आया होगा, तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इसका मतलब है कि पहले CH3COOH का रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारे पास क्या बना, CH3COONA, सॉल्ट बन गया। और साथ में क्या मिलता है, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जब भी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है सॉल्ट बनने का, एसिड बेस का, तो साथ में पानी का मॉलिक्यूल लाजमी निकलता है, ठीक है। तो ये CH3COOH क्या हो गए, ये CH3COO इसके Na के साथ रिप्लेस हो गए और यहाँ से OH इसके H के साथ रिप्लेस हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो इस रिएक्शन की वजह से ये एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस के रिएक्शन से क्या बना, CH3COONA सॉल्ट बना और साथ में क्या बना, पानी। तो किसी भी बफर को बनाने के लिए पहले क्या यूज़ करते हैं, पहले सॉल्ट को बनाते हैं। कौन से सॉल्ट को बनाते हैं, जो एसिड आप यूज़ कर रहे हो उसी का सॉल्ट पहले बनाएंगे। जब उसका सॉल्ट बन जाएगा देन उसको उसकी वीक एसिड के साथ कंबाइन करके एज अ बफर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बात समझ में आई कि एसिडिक बफर किस तरह से बनता है, वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बनता है। और सॉल्ट किस तरह से आता है, तो पहले वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाया जाता है, देन सॉल्ट बनता है, तो फिर उस सॉल्ट को और उस वीक एसिड को यूज़ किया जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाती है, बफर कहलाती है। लेकिन कौन सी वाली बफर कहलाती है, एसिडिक बफर कहलाते हैं, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ पर है बेसिक बफर में।
अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो वीक बेस है वो NH3 है और इसका सॉल्ट क्या है, NH4Cl। अब पहले हम ये चीज़ सीखते हैं कि NH4Cl किस तरह से बनी होगी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर भी क्या मौजूद है, एक ग्रुप NH4 और दूसरा ग्रुप मौजूद है Cl, ठीक है। तो इसमें एक बेस होगी और एक एसिड होगा, लेकिन क्योंकि वीक बेस है तो वीक बेस में एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास Cl कहाँ से आया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा। हमने भी ये लिस्ट पढ़ी है स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाली। तो Cl कौन से वाले एसिड से आया होगा, HCl से आया होगा डेफिनेटली। तो यानी कि हमारे पास जो इस केस में एसिड यूज़ किया गया है वो कौन सा है, HCl है, ठीक है। NH4 कहाँ से आया होगा, डेफिनेटली जो हमारे पास वीक बेस है उसी को यूज़ किया गया है, यानी NH3 को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो देखो NH3 क्या करेगी, इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, NH4 प्लस बनाएगी, अमोनियम आयन बनता है। NH4 हमेशा आयन की फॉर्म में होती है और साथ में क्या बन जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। तो NH4 प्लस Cl माइनस मिलकर फिर सॉल्ट बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, NH4 प्लस Cl माइनस, ये हमारे पास बन गया सॉल्ट, ठीक है। NH4 प्लस Cl माइनस क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, सही है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बना, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बना, हमारे पास सॉल्ट बन गया। और जब हमारे पास सॉल्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, उसी सॉल्ट का रिएक्शन करवाएंगे उसकी वीक बेस के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिक बफर बन जाएगा। तो ये बात समझ में आई आपको कि जब भी हम बफर्स बनाते हैं उसमें अगर हम एसिडिक बफर बना रहे हैं तो वीक एसिड लेंगे और उसका सॉल्ट लेंगे। तो सॉल्ट लेने के लिए हमें पहले उसका सॉल्ट बनाना पड़ेगा, और उसका सॉल्ट कैसे बनाएंगे, जो एसिड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी एसिड को यूज़ करेंगे और साथ में कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे और पहले उसका सॉल्ट बनाएंगे। जब उसका सॉल्ट बन जाएगा फिर हम उसके उसी वीक एसिड के साथ उसके सॉल्ट का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो वो फिर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वो दोनों फिर मिलकर बफर्स कहलाते हैं। लेकिन कौन से बफर्स, एसिडिक बफर, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर होती है। बेसिक बफर किस तरह से बनते हैं कि हमने एक वीक बेस लिया और उसका सॉल्ट, जब हम वीक बेस और उसके सॉल्ट को यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बेसिक बफर कहलाता है, ठीक है। वीक बफर किस तरह से बना, हमें पता है कि वीक बेस NH3 है और उसका सॉल्ट क्या है, NH4Cl। तो हम ये पहले सीखते हैं कि NH4Cl कैसे बना होगा सॉल्ट। तो NH4Cl में भी क्या है, वीक बेस यूज़ की गई होगी NH3 और Cl कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया। यानी HCl और NH3 का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, हमारे पास सॉल्ट बना NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये हमेशा आयनिक फॉर्म में होता है। तो समझ में आई बात। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ये बात बताऊँ, यह बात पूछूँ आपसे कि मुझे ये बताइए कि अगर हम ये बात पूछते हैं कि भाई बफर्स की कंपोजिशन क्या है, तो आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते कि बफर सोल्यूशन किस तरह से बनाए जाते हैं। तो वेरी सिंपल, आप बता सकते हो कि बफर सोल्यूशन कैसे बनता है, एसिड और उसके सॉल्ट से, या बेसिक्स वीक एसिड या उसके सॉल्ट से, या वीक बेस और उसके सॉल्ट से, ठीक है। अच्छा, बुक के अकॉर्डिंग जो कंपोजिशन ऑफ बफर बनाई गई है, हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है ना इसमें आ गए, वो है ही यही, वो है कंपोजिशन ऑफ बफर। कि भाई बताइए कंपोजिशन ऑफ बफर यानी बफर किस तरह से बनता है। तो हमने टाइप्स ऑफ बफर में बेसिकली हमने कंपोजिशन ही पढ़ी है कि बफर किस तरह से बनाया जाता है, वीक एसिड और उसके सॉल्ट से और वीक बेस और उसके सॉल्ट से, ठीक है। बस यहाँ पर एक टर्म अलग यूज़ की जाती है, कॉन्जुगेट वीक एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस, या वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। और अगर आपको याद हो तो हमने ये टर्म्स पीछे ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में पढ़ी थी कि हर एसिड अपना एक कॉन्जुगेट बेस बनाता है, हर बेस अपनी एक कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, ठीक है। हर बेस अपना एक कॉन्जुगेट एसिड बनाता है और हर एसिड अपना एक कॉन्जुगेट बेस बनाती है। ये बातें हमने पढ़ी थी ना, तो इस बारे में भी देख लो। अब ये एसिड है, ये क्या बना रहा है, अपना सॉल्ट बना रहा है, ठीक है। तो इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस हो जाएगी ये CH3COON। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर बेस है लेकिन H2O क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी यही वाली बात है कि HCl और NH3 का कॉन्जुगेट क्या बना, HCl का कॉन्जुगेट बेस बनी NH4Cl, ठीक है। तो क्या है, कंपोजिशन ऑफ बफर के अंदर हमारी बुक में जो एक अलग टर्म यूज़ की गई है वो ये यूज़ की गई है कि भाई कॉन्जुगेट वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट वीक एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस के भाई कंपोजिशन ऑफ बफर, यानी बफर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वीक एसिड होता है और उसकी कॉन्जुगेट बेस होती है, या वीक बेस होती है और उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो ये वही बात है जो हमने यहाँ पे सीख ली। हमने केमिकल रिएक्शन के जरिए क्या बात सीखी कि भाई हमारे पास वीक एसिड होगा और हम उसके सॉल्ट के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर कहलाएगा। इनकी कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगी, एसिडिक बफर। इसी तरह से वीक बेस और उसके सॉल्ट की कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगी, बेसिक बफर। लेकिन वो सॉल्ट आएगा कहाँ से, तो पहले स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट बनाएंगे। जब सॉल्ट बन जाएगा फिर उस सॉल्ट का रिएक्शन करवाएंगे उसके वीक एसिड के साथ, तो हमारा वो बफर कहलाएगा, ठीक है। तो इसी बात को इन्होंने आपको कॉन्जुगेटेड की टर्म में बता दिया कि भाई हमारे पास बफर सोल्यूशन की कंपोजिशन क्या होती है कि जब भी हम कोई वीक एसिड लेते हैं तो उसके साथ उसका सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट यानी उसका कॉन्जुगेट बेस होती है, और जब भी हम कोई कॉन्जुगेट बेस लेते हैं तो उसके साथ उसका सॉल्ट यानी उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है, ठीक है। तो ये वाली बात इन्होंने कंपोजिशन में बुक में इस तरह से लिखी हुई है। और आप अगर हम इस तरह से बताएं कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट मिलकर
बफर्स बनाते हैं, वीक बेस और उसका सॉल्ट मिलकर बफर बनाते हैं, तो ये बात भी कंपोजिशन में सही ही है, लेकिन आपको कॉन्जुगेट वाली बात भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ क्या है, कंपोजिशन ऑफ बफर्स है, कि भाई बफर की बनावट कैसे होती है, बफर किस तरह से बनाते हैं, बफर सोल्यूशन कैसे बनते हैं। तो भाई एसिड और उसके सॉल्ट से बफर्स बनते हैं, कौन से वाले, एसिडिक, और बेस और उसके सॉल्ट से क्या बनते हैं, बेसिक बफर। क्लियर हो गई बात? ओके, होप सो कि आपको ये तमाम चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल से बताई हैं, आपको इंशाल्लाह समझ में आई होंगी। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ बफर, ठीक है, कि भाई बफर सोल्यूशन की अहमियत क्या है। हमने स्टार्ट में ये बात सीखी, भाई बफर्स क्या काम करते हैं, बफर पीएच के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं ना, पीएच के लेवल को परसिस्ट करते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते। अगर वो चेंज होता है तो फ़ौरन से बफर सोल्यूशन एक्टिव होते हैं और पीएच के लेवल को, पीएच की रेंज को मेंटेन कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, ये बफर्स का काम होता है। तो सबसे पहली अहमियत यही हो गई बफर सोल्यूशन की, कि भाई बफर सोल्यूशन क्या काम करते हैं, पीएच के लेवल को मेंटेन करते हैं। और हमने पीएच के टॉपिक में ही ये बात पढ़ी थी कि अगर पीएच का लेवल मेंटेन नहीं होता, अगर पीएच का लेवल, जैसे हम लोगों ने ब्लड की मिसाल ली थी, कि अगर हमें पता है कि ब्लड की पीएच क्या होती है, न्यूट्रल होती है, 7.35 से लेकर 7.45 तक, ये एक न्यूट्रल पीएच है ब्लड की, ठीक है, हमें ये फिगर देखना है, तो 7 यानी न्यूट्रल पीएच होती है। लेकिन अब हमने ये बात पढ़ी थी पीएच के टॉपिक में कि अगर पीएच रेंज 7 से बिलो जाती है तो इंसान कोमा में जा सकता है, और अगर पीएच रेंज 7 से हाई होती है तो इंसान डायबिटीज़ और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है। यानी पीएच अगर न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल ही रहनी चाहिए, बढ़ेगी तब भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कम होगी तब भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो पीएच की रेंज को मेंटेन ही करता है कौन, बफर सोल्यूशन। लेकिन हमने ये बात भी पढ़ी थी उसी टॉपिक में कि बीमारी की हालत में क्या होता है, पीएच जो हमारे बफर सोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी में पीएच की जो कंडीशन होती है वो अप डाउन होती रहती है, ठीक है, फिर मेडिकेशंस वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं हमें। तो सबसे पहली बात तो यही होगी इंपॉर्टेंस ऑफ बफर की, कि भाई बफर सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर पीएच मेंटेन करता है कौन, बफर सोल्यूशन, किसके अंदर, इन ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के अंदर भी क्या हो रहा है, बफर्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं, पीएच के लेवल को मेंटेन करते हैं। पीएच का लेवल जैसे ही बढ़ता है तो उसको कवर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, अगर कम होगा तब भी मेंटेन किया जाता है। हाँ, डिजीज़ वाली कंडीशन में फिर अलग बात है कि उसमें फिर बढ़ती रहती है, ठीक है, या कम होती रहती है, तो फिर उसमें मेडिकेशन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। हम एक जनरल बात पढ़ रहे हैं कि जनरली बफर्स का क्या काम होता है, बफर्स का काम होता है पीएच लेवल को मेंटेन करना बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, या तो स्मॉल अमाउंट एसिड का ऐड करके या बेस का ऐड करके। अगर पीएच रेंज एसिडिक ज़्यादा है तो बेस को डाला जाएगा, अगर बेस ज़्यादा है तो एसिड को डाला जाएगा। और हमें बात पता है कि हमेशा अपोजिट में वर्क होकर ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इनसाइड द बॉडी, स्पेशली अगर हम ब्लड की बात करें, बॉडी के हर फ्लूइड में हर जगह पर पीएच है, कहीं ना कहीं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हर जगह पर पीएच को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर पीएच मेंटेन नहीं होगी तो क्या होगा, हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें तो ह्यूमन ब्लड के अंदर जो बफर्स काम करते हैं वो होते हैं बाइकार्बोनेट्स, यानी HCO3 कंपाउंड्स वाले बफर्स होते हैं, बाइकार्बोनेट बफर्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, ब्लड की पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर हमारे, अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में भी हमें पता है कि एसिड मौजूद है, एसिडिक स्ट्रेंथ मौजूद है। तो कभी जब हम एसिडिटी ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, या हम सस्पेंशंस वगैरह लेते हैं, तो भी क्या काम करती हैं, एसिडिक रेंज को क्या करती हैं, कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं। तो ये क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर पीएच का लेवल बढ़ेगा तो भी हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी, तो हम मेडिकेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, पीएच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम ब्लड के लिहाज से बात करें, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि पीएच मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड के अंदर। इसी की वजह से क्या होता है, इंसान हर लिविंग बॉडी का होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रहता है। और हमें ये बात पता है, हमने क्लास 10th की बायो में चैप्टर नंबर 2 में होम्योस्टेसिस का लफ्ज़ समझा था कि होम्योस्टेसिस किसको बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस, बॉडी के अंदरूनी कंडीशंस का बैलेंस रहना क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो अगर पीएच लेवल मेंटेन रहेगी, बफर सोल्यूशन प्रॉपर काम करेंगे, तो होम्योस्टेसिस भी क्या होगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक तीसरा पॉइंट पढ़ें तो हम तीसरा पॉइंट एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिहाज से पढ़ेंगे। अब एंजाइम्स क्या होते हैं ये भी हमें पता है, बायो के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स बायो कैटालिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। जो काम केमिस्ट्री के अंदर कैटालिस्ट करते हैं वही काम बायो में एंजाइम्स कर रहे होते हैं, इसीलिए एंजाइम्स बायो कैटालिस्ट कहलाते हैं, यानी लिविंग बॉडी में मौजूद कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम होता है रिएक्शंस को स्पीड अप कर देना या उसको स्लो डाउन कर देना। तो एंजाइम्स भी यही काम करते हैं, रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, और ये प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, लेकिन ये भी पीएच पे, टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है।
अगर पीएच लेवल बढ़ेगा या कम होगा तो एंजाइम्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे। एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक प्रॉपर रेंज चाहिए, एक नॉर्मल लिमिट चाहिए। अगर नॉर्मल से एक्सीड करेगी रेंज तब भी एंजाइम काम नहीं कर सकते, अगर लो जाएगी तब भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एंजाइम्स के फंक्शंस के लिए भी पीएच को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बफर सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर हम मुख्तसरन ये बात करें तो क्या है कि इनसाइड द बॉडी या हर सोल्यूशन के अंदर पीएच को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पीएच मेंटेन नहीं होगी तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और यही बात इनसाइड द लिविंग बॉडी में अगर हम बात करें तो लिविंग बॉडी के अंदर भी जहाँ हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड और बेस मौजूद है, जाहिर सी बात है, तो उनकी भी अगर कहीं पर भी उनका चेंज होता है तो उनका भी बैलेंस होना ज़रूरी है, मेंटेन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, या तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी या बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती जाएंगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ब्लड की पीएच को मेंटेन करने वाले बफर्स कौन से होते हैं, बाइकार्बोनेट बफर्स होते हैं। इसके अलावा बफर सॉल्यूशंस जो हैं वो बॉडी के अंदर इंटरनल कंडीशंस को भी मेंटेन करते हैं, जो होम्योस्टेसिस कहलाता है। और एंजाइम्स की हमने कुछ यूजेस यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी है। बफर्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, बस मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल हमारा आज के टॉपिक कंप्लीट होता है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप्स हो कि आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर इस पूरे चैप्टर में कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाजमी पूछें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगी। तो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, देन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत मज़े का भी है। अगर आप इंटरेस्ट से और दिमाग लगाकर आप उस लेक्चर्स को लोगे और तो आप बहुत आसानी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।